तो निबंध जो है उसमें ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पास थोड़ा फ्रीडम होता है, थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है कि जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, चूज किया है आपने, जो भी टॉपिक कि मैं इस टॉपिक पे निबंध लिखूंगा, तो उस पे आप अपने विचारों के फ्लो को अपने तरीके से अपने शब्दों में आप दे सकते हैं। तो फिर आपका ये प्रश्न आएगा कि सर, तो क्या निबंध में हम, या निबंध के जरिए क्या केवल जो भी इवैल्यूएटर है वो क्या केवल हमारे विचार ही जानना चाहते हैं? हम निबंध के जरिए क्या केवल यह प्रेषित कर सकते हैं कि हमारा व्यक्तिगत विचार इस विषय के संबंध में क्या है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि निबंध पे जो आपकी मार्किंग, विशेषकर मैं एसएससी के एग्जाम को लेकर के अगर मैं कहूँ, तो निबंध पे आपकी मार्किंग ऐसे नहीं होने वाली। निबंध पे आपकी मार्किंग के ना अलग अलग क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरियाज क्या है मैं आपको थोड़ा सा साझा करूंगा, और फिर हम लोग ना एक सिस्टमैटिक समझने का प्रयास करेंगे कि राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। सबसे पहला काम क्या होता है, चुनौती कहाँ पे होती है? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। देखिए 4 टॉपिक दिया है, कई बार हमें लगता है कि मुझे चारों ही नहीं पता है, कई बार लगता है कि चारों ही पता है, कौन सा लिखूं मैं? तो ये एक समस्या सबके सामने, अमूनम सबके सामने खड़ी होती है, हाँ या ना? यस सर। सबके सामने खड़ी होती है। और उससे भी ज्यादा समस्या तब खड़ी होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम ना एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लिखना शुरू करने के बाद थोड़ी देर जाने के बाद लगता है कि यार गलत टॉपिक चूज कर लिया, और फिर थोड़ा लालच आता है, ऐसा मन लपकता है दूसरी टॉपिक की तरफ, अरे उसको लिखते तो शायद इससे बेहतर लिख लेते। तो ये एक और समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। तो उसका समाधान क्या है, हम लोग आज थोड़ा सा इसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। राइट फ्रॉम द चूजिंग, मतलब सिलेक्टिंग द टॉपिक, कि क्या टॉपिक सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, और उसके बाद में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए ऐसे लिखने के लिए कि हम 500 शब्दों में दिए हुए विषय पे एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऐसा हॉलिस्टिक कंटेंट लिखें जिसमें कि जितनी भी चीजें, जितने भी एस्पेक्ट हमारे जो हमारा स्किल है, क्योंकि हम निबंध ऐसे राइटिंग को हम स्किल कहते हैं, एक कौशल है। तो हमारे कौशल के जिन जिन पहलुओं को इवेल्युएटर, या हम कहें कि जो हमारी एग्जामिनिंग बॉडी यानी कि एसएससी चाहती है कि एक अनुवाद अधिकारी के तौर पे मैं एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, या मतलब चाहती हूँ, मैंने एसएससी के लिए बोला, चाहती हूँ, चाहता हूँ, जो भी आप समझ ले, एक ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट होना चाहिए जिसके पास में ये स्किल हो। और वो स्किल हो, ये कैसे पता लगेगा? तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का क्या पैरामीटर क्या है कि हम उनसे एक निबंध लिखवा लेते हैं। अब उस निबंध के जरिए हम क्या क्या स्किल देख लेंगे, एक निबंध के जरिए कितने सारे स्किल को हम जांच कर सकते हैं कि उनके अंदर है कि नहीं, क्या वो व्यक्ति वाकई एक अनुवाद अधिकारी बनने के काबिल है कि नहीं है, उसके अंदर ये स्किल है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो ये यदि हमारे दिमाग में क्लियर रहा कि मुझे मेरे किन किन कौशल को अपने अनुवाद के जरिए उसको हमें संप्रेषित करना है, कहां तक? इवैल्यूएटर तक। क्योंकि उनके पास इवैल्यूएशन करने के पैरामीटर्स हैं थोड़े बहुत, इन इन पैरामीटर्स में मुझे कैंडिडेट्स को परखना है कि वह भाई इस कसौटी पे वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, और फिर मार्किंग हमें उसी हिसाब से करनी। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है। दूसरी बात, उसके बाद हम आएंगे कि भाई हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया और हमें ये बात समझ में आ गया कि हमें ये जो निबंध लेखन है उसमें मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कौन कौन से कौशल का प्रदर्शन हमें वहां पे करना है। केवल ज्ञान आपके पास बहुत सारा है, कंटेंट आपके पास बहुत सारा है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकें। क्योंकि ऐसे जब भी आप लिखेंगे ना, तो शुरू करना और खत्म करना ये बहुत आवश्यक है कि आपने शुरू किया, और शुरू करके जब आपका ऐसे खत्म हो तो खत्म होता हुआ लगे। कई बार आपके पास विचार इतने होते हैं, विचारों का प्रवाह इतना होता है, या कंटेंट किसी विषय पर इतने ज्यादा होते हैं कि आप अपने ऐसे को 500 शब्दों में समेट ही नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 500 शब्दों में नहीं समेटा आपने, उसको बहुत बड़ा लिख दिया, तो उसके कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट, एक नहीं कई सारे। क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होंगे? पहला नेगेटिव इंपैक्ट ये कि यदि आप मान लीजिए हिंदी का ऐसे लिख रहे हैं, सामान्य तौर पे वे लोग जिनकी हिंदी अच्छी है, जो हिंदी अच्छा लिखते हैं, तो वे हिंदी का ऐसे लिख रहे हैं, अच्छा उनको टॉपिक मिल गया, उनका मनपसंद कोई विषय मिल गया, मनपसंद विषय मिल गया, तो वो लिखते चले गए, लिखते चले गए, वो प्रवाह आता गया, लिखते गए लिखते गए। अच्छा लिखते गए जब आप चल रहे हैं, तो ये निबंध लेखन एक यात्रा की तरह होती है, एक यात्रा है कि जिसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है कि मैंने यहाँ से शुरुआत किया, तो उसका एक डेस्टिनेशन भी होता है। जब तक आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे ना, आपको संतुष्टि ही नहीं होगी, आपको लगेगा ना कि कुछ छूट गया है, आपको ना मतलब मन आपका एकदम से ना मन में ऐसे थोड़ी असंतुष्टि की भावना लगी रहेगी।
और जब आप पूरा ऐसे लिख करके उसको फिनिश कर लेंगे ना, तब लगेगा कि हाँ, मैंने एक यात्रा शुरू की निबंध लेखन की इस विषय पे, और उसको मैंने ओरिजिन से शुरू किया और उसको मैं एंड तक लेकर के आ गया। एंड इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। जिसको सेटिस्फेक्शन एग्जाम में आ गया ना, आप समझ लो आपके ऐसे में आराम से 30+ स्कोर आप कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। वो सेटिस्फेक्शन फील आनी चाहिए कि हाँ, मतलब एकदम अंदर से वो आता है कि हाँ यस, बढ़िया लिखा मैंने। वैसे ही अंग्रेजी में। तो पहली बात तो ये कि यदि आपने बहुत लंबा लिखा, सेटिस्फेक्शन तो आपको आ जाएगा, आप 700, 750, 800 वर्ड लिख देंगे। तो ये जो 800 वर्ड आपने लिखा, तो आपने क्या किया, आपने या तो अनुवाद का या दूसरे ऐसे का, मतलब यदि आप हिंदी लिख रहे हैं तो इंग्लिश वाले का, आपने उसका टाइम इसमें खपाया। समय तो आपके पास 2 घंटे है और इसके लिए आपको आधे घंटे ही मिला हुआ है। तो उस वो आधे घंटे इस तरीके से है कि अगर आप सही तरीके से 500 शब्द लिखे तो आधे घंटे लगेंगे आपको 500 शब्द लिखने में। यदि ज्यादा लिख रहे हैं तो फिर आपका समय ज्यादा जाएगा। पहले ऐसा होता था कि हम लोग अनुवाद से समय थोड़ा सा बचा लेते थे, अनुवाद जल्दी कर देते थे, अनुवाद से समय बच जाया करता था। पर अब ऐसा पिछले 2 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें यह बहुत मुश्किल हो गया। पिछले 2 सालों से जिस तरह के पैसेज पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, उसमें अनुवाद से समय बचाना बहुत मुश्किल है। एक तो लंबे पैसेज पूछे जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा दिए गए हैं, और दूसरा पैसेज को समझने में समय लगता है। पैसेज के भाव इस तरीके से होते हैं, मतलब दर्शन से संबंधित तो कई सारे पैसेज पूछ लिए गए पिछले 2 सालों में। और तो वहां पे कई सारे ऐसे शब्द या कई सारे वाक्य ऐसे आ जाते हैं कि जिनका आपको अनुवाद समझ नहीं आता है कि आपको करना क्या, और जानबूझ के ऐसे एक आध सेंटेंस दिए जाते हैं। उन सेंटेंसेस को देने का मकसद ये नहीं कि आपका अनुवाद कौशल जांचा जाए, नहीं, उसका ज्यादा मकसद ये रहता है कि आपके मतलब आपका जो समय है ना, आपको उलझा के रखा जाए कि क्या आप उस चीज को, उस बैरियर को तोड़ के और उसको सही समय सीमा के अंदर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये समय बचा लेना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए भी यह जरूरी है कि आपका जो निबंध है वो 500 शब्दों में खत्म हो जाए। तो 500 शब्दों में आपने खत्म ही करना है। 500 शब्दों में आपको निबंध शुरू करके और निबंध को आपने एक निष्कर्ष तक पहुंचाना है। इस तरीके से पहुंचाना है कि आपको लगे कि आपकी एक पूरी यात्रा मुकम्मल हो गई उस विषय पर, उतने आधे घंटे की जो यात्रा आपकी थी निबंध लेकर। तो ये आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब आता है बात, जैसे अब यहाँ पे 2 तरह की बातें हैं। जैसे अभी आप में से कोई कह रहा था कि सर 3 साढ़े 3 पेज में क्या होता है, 500 शब्द हो जाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ जाता है 500 पेज हो जाता है, 5 पेज हो जाता है तो ज्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी भी समस्याएं हैं, जैसे कई सारे लोग, पिछले क्लास में भी आप में से कोई कोई कह रहा था कि सर हम तो लिख ही नहीं पाते हैं, 1 1.5 पेज के बाद हमारा निबंध आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्या कारण है? ये भी एक, अब जैसे जो कला विषय के छात्र रहे होंगे, जिन्होंने हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर इस इन तरह के मतलब सोशल स्टडीज के विषयों से जिन्होंने पढ़ाई करी होगी, तो उन्होंने तो ये कला खूब सीखी है। क्योंकि वहां पे ऐसा कहते हैं कि पढ़ के नहीं, ऐसे बित्ता से नाप करके नंबर दिए जाते हैं कि कितना पेज आपने भर दिया है, जितना पेज भर दिया उतना नंबर लेकर के, वैसा होता है। तो वहां पे ये एक कौशल स्वतः डेवलप हो जाता है कि किसी एक टॉपिक को खींच तान के कैसे लिखना है। लेकिन इस चीज को मैं यहाँ निबंध लिखने के लिए इस बात को भी एनकरेज नहीं करूंगा कि आप अननेसेसरी बातों को भर करके और केवल पेज भरें। क्योंकि 500 शब्द अगर बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 500 शब्द के लिए आपको कुछ भी, मतलब इधर उधर की बात लिख करके आपको 500 शब्द पूरा करना पड़े, इतना नहीं है। अगर आप सही तरीके से किसी एक विषय पे लिखे तो 500 शब्दों में आप बहुत ही संतुलित ऐसे लिख सकते हैं जिसमें कि हर एक कंटेंट आपका बहुत ही जस्टिफाइड कंटेंट होगा। ठीक है। एक बात और भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप निबंध लिख रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे कोई विषय आता है, तो प्रत्येक विषय, कोई भी विषय आता है इसे लेखन के लिए ना, तो उसका एक केंद्र बिंदु होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। और हम में से ज्यादातर लोगों की सोच है ना उस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो जैसे हम लिखना शुरू करते हैं तो हमने लिखा, प्रस्तावना दिया, और हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी से उस सेंटर पॉइंट के पास पहुंच जाए ना, जो उसका एकदम केंद्रीय, जो उसका मुख्य केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल थीम जो उस सब्जेक्ट का, हम वहां पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं। हम पहुंच गए, पहुंचने के बाद हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद अब क्या करें, हमने सेंट्रल पॉइंट तो लिख दिया, जो मेन उसका आकर्षण था, उस विषय का जो एकदम मेन कंटेंट था जो हम चाहते थे, तो उसके बाद फिर हम कुछ इधर उधर लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि सेंट्रल पॉइंट उस रूप में नहीं तो किसी न किसी रूप में आपके ऐसे में ना 1 2 बार रिपीट भी कई बार हो जाता है। आप देखेंगे इस तरह के अनेक बार अनेक विषय ऐसे होते हैं जिसमें कि आप कई सारी बातों को, जो बहुत
मुख्य बातें होती हैं या बहुत मतलब जिनके ऊपर पूरा फोकस है उस विषय से संबंधित, वो बातें आपकी ना रिपीट हो जाती हैं। तो जैसे ये रिपीट होना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ये आपके ऐसे को नकारात्मक दिशा में लेकर के जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने रिपीट करना है। तो आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं, 500 शब्द तक आप लेकर के जाना चाहते हैं, इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके पास ऐसे लिखने से पहले उस विषय से संबंधित पूरी योजना हो कि आपको 500 शब्दों में क्या क्या लिखना है। वह योजना हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में और मतलब हम बात करेंगे। तो इस तरीके, तो ये सारे कुछ कुछ बिंदु जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में यदि हम ध्यान रखें तो हमारा ऐसे बढ़िया होगा। आते हैं हम शुरू से, क्योंकि बहुत सारी बातें और भी कहने की हैं, शायद हो सकता है कि हम एक क्लास में इसको ना समेट पाए, इसलिए हम एक एक चीज क्लियर करते चलते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एसे राइटिंग इज टू चूज द टॉपिक। आपको 4 टॉपिक दिए रहते हैं, 4 टॉपिक दिए रहते हैं, हो सकता है 5 टॉपिक दे दे, हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 3 टॉपिक दे दे, ज्यादा 5 दे दे, 6 दे दे, है ना, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो इस पर क्या पैटर्न आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो कोई जरूरी नहीं कि पिछले साल 4 दिया था तो इस बार 4 ही दे, 5 दे दे। जितना ज्यादा टॉपिक देगा तो हमें लगे कि नहीं, ज्यादा टॉपिक देने से हमारे लिए सहूलियत है, नहीं, ज्यादा टॉपिक देने से ज्यादा कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे ना 2 तरह के आपके अप्रोच हो सकते हैं, 2 तरह के अप्रोच हो सकते हैं टॉपिक सिलेक्शन में। एक होता है कि आप टॉपिक को सिलेक्ट करें, 3 भी बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इसमें कहीं कोई मतलब आपको ये बिल्कुल समझना है कि कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना। अच्छा, आप इसको ऐसा समझे ना, एक ऐसे राइटिंग को अगर मैं कहूँ कि एक आप इसे ना समझे कि जैसे हम खेती करते हैं ना, एक खेत को जोता हमने, फिर उसमें हमने बीज डाली, फिर हमारे बीज उगे, फिर हमने उसकी सिंचाई करी, फिर उसके बाद हमने उसमें से खरपतवार निकाले, है ना, फिर उसके बाद हमने थोड़ी उसकी सुरक्षा करी और लास्ट में फिर हमने उसका रीप किया उसको और हमने उससे अन्न निकाल लिया। ये एक, इट्स अ कंप्लीट साइकिल। वैसे ऐसे होता है। तो उसका जो इनिशियल प्रोसेस है, यानी कि बीज डालना, वो क्या है, वो आपका शुरू होता है टॉपिक, मतलब आपको सिलेक्ट करना है। तो या तो आप 2 चीजें, या तो आप टॉपिक सिलेक्ट करें और या तो आप टॉपिक रिजेक्ट करें। इन दोनों ही तरीके, मतलब इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं ना, एलिमिनेशन भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कई बार, जिससे कि आप सही टॉपिक अपने लिए चूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि 4 टॉपिक आपके दिए हुए हैं। अच्छा, ऐसा तो है नहीं, जितना एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में है, आप सब लोगों ने मास्टर्स डिग्री कर ली है, मास्टर्स डिग्री करने वाले ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको उठा के दे दे जिसके बारे में आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसे 4 टॉपिक आपको दिया, तो अमुनम ये क्या प्रयास करते हैं, मैंने जो अभी तक का ट्रेंड चलता आया है कि अलग अलग सेगमेंट से आपको टॉपिक उठा कर दे दे। जैसे एक टॉपिक दे देगा आपको G20 सम्मेलन, ठीक है, आपको एक करंट का टॉपिक उठा के दे दिया। एक टॉपिक आपको उठा के दे देगा जैसे हम लोग एक मन की शांति धन की चाह, मतलब उस तरीके से कोई टॉपिक आपको एक उठा के दे देगा, या स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कोई आध्यात्म का टॉपिक, या कोई मतलब इस तरीके से एक टॉपिक आपको सोशल कॉज का उठा के दे देगा। एक टॉपिक आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ उठा कर दे देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चैट जीपीटी, या इस तरीके का कोई टॉपिक मान लो आपको उठा के उसने दे दिया। तो आपको ऐसे 4 टॉपिक उसने दे दिया। अब आप जानते हैं कि आपका ब्रैकेट क्या सबसे मजबूत है, किसमें आप सबसे अच्छा, आपकी मतलब आपकी कलम सबसे अच्छा किसमें चल सकती है। आपको लगता है कि नहीं, आप टेक्निकल साइड से बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत सारी जानकारी है चैट जीपीटी के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, नए नए एप्लीकेशंस के बारे में, है ना, उन एप्लीकेशंस के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स आप जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे पास अच्छा कंटेंट है इसके बारे में, एक अच्छी समझ है इसके बारे में, एक अच्छा विचार है मेरे पास इसके बारे में, ये मेरा जोन है, अगर मेरी कलम चले तो इसमें मैं एक बेहतर ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगता है कि जो कोई भी सोशल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं या नेशनल इश्यूज हैं जिनसे संबंधित, एक इशू से संबंधित टॉपिक, मतलब हर बार एक टॉपिक ऐसा रहता है जो एजुकेशन से या पॉवर्टी से या इस मतलब एक जो भी हमारे एक सोशल इश्यूज हैं, उसके ऊपर एक टॉपिक, तो आपको लगता है कि नहीं, इसके ऊपर मैं, आप अगर बहुत रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर है, जैसा मैं आप लोगों को अक्सर रिकमेंड करता रहता हूँ कि कम से कम अगले 35-37 दिन तक आप लोग बिल्कुल
100% एक रूटीन बना करके नियमित रूप से हिंदी और अंग्रेजी का अखबार कम से कम आधे आधे घंटे, यदि आप समय निकाल के पढ़ सकते हैं तो एक एक घंटे, और नहीं तो कम से कम आधे आधे घंटे पढ़ें। ये आपके लिए बिल्कुल ना मतलब एकदम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, कैल्शियम और मल्टीविटामिन की तरह ये काम करेगा अगले 35 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो। और ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, आप में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन मुझे उनके एसेज में और अनुवाद में कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो नहीं कर रहे हैं उनका नहीं दिख रहा है। तो ये आप सभी लोगों को मेरा मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, और एक बहुत मतलब अगर आप इसे करते हैं, इसमें ऐसे बहुत ज्यादा इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, 1 घंटा का समय आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। हम लोगों को क्या आदत हो गई है कि आजकल न्यूज़पेपर भी मोबाइल में पढ़ लो, तो कौन कौन से सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं मोबाइल वाले, पर उससे नहीं होता है। न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो जो मतलब जितना डिटेल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आपको ना तो चैनल्स पे मिल पाएगा और ना ही आपको किसी एप्लीकेशन पे मिल पाएगा, मतलब शॉर्ट स्टोरी और इस तरीके से नहीं मिल पाएगा। उसको आप पढ़ें, अखबार में ही पढ़ें, प्रॉपर अखबार में पढ़ें। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप टाइम्स ऑफ मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ें, या आप कोई भी अखबार आप लें, जो अखबार आपको इजीली अवेलेबल है आप वो अखबार लें, लेकिन पढ़ें। तो इससे क्या रहेगा कि जो भी सोशल इश्यूज हैं या जो करंट के टॉपिक से क्वेश्चन पूछ देता है तो उस पर आप अच्छा से लिख पाएंगे। पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दिया या किसी भी तरह के साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उससे संबंधित कोई विषय यदि आ जाता है तो इससे आपको बड़ी सहायता मिलेगी अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो। पर चलिए ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, मैं जो सोशल कॉजेज है उसके ऊपर मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, मेरे पास इतना एक क्लियर मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो किसी चीज के बारे में है नहीं, मैं इतना क्लियरिटी के साथ में मतलब पॉजिटिविटी या उस तरीके से मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, या देख भी पाता हूँ तो मैं कितना लिख लूंगा इसके बारे में, 10-15 लाइन लिख लूंगा, 5-7 बातें लिख लूंगा, उससे अधिक तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा, एक पेज से अधिक तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा इसके बारे में। तो ये क्या करेगा, आपको उस टॉपिक को एलिमिनेट करने में आपका हेल्प करेगा। चलो ठीक है, हमने इसको एलिमिनेट, इस पे नहीं लिखे। सो ये दोनों अप्रोच, आप दोनों में से कोई भी एक अप्रोच आप अपना सकते हैं कि या तो आप एलिमिनेट करें, और एलिमिनेट करके 4 टॉपिक दिया हुआ है, 3 को एलिमिनेट करें, चौथा आप उठाएं। यदि ये किस केस में करेंगे आप, यदि आपको लगता है कि चारों टॉपिक आप जानते हैं, चारों टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, ये कंफ्यूजन आ रहा है कि चारों में से मैं किस पे लिखूं, सबसे अच्छा मैं किस पे लिख सकता हूं, चारों टॉपिक के बारे में मेरे पास थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो उस केस में आप ये एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाएं। यदि ऐसा है कि नहीं, इसमें 2-3 टॉपिक तो ऐसा है कि मैंने कभी सुना नहीं, अच्छा टॉपिक देख के थोड़ा सा आपको ना एक बैकड्रॉप में भी जाना है, क्योंकि आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे एसेज आप लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि रोज जो एसे आप लिख रहे हैं, डेली हम आपको ऐसे का टॉपिक दे रहे हैं, डेली आप ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि डेली आप ऐसे लिख रहे हैं तो सारे टॉपिक आपको याद हो गए बाई हार्ट, नहीं ना। तो एक बार थोड़ा सा आप ना 30 सेकेंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए ना अपने बैकड्रॉप में जाए, पिछले 30-35 दिनों को रिकॉल करके देखें कि कौन सा इसमें से जो टॉपिक है इससे संबंधित टॉपिक क्या क्या आपने लिखा है, किस किस की तैयारी आपने किस स्तर पे करी हुई है, ठीक है। तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा अपना ऐसे का टॉपिक चूज करने, क्योंकि यदि आपने सही टॉपिक चूज कर लिया ना तो आप समझ लें कि आपका 30 से 40% काम तो वहां पे हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी आपने अपना टॉपिक चूज कर लिया, टॉपिक चूज करना मतलब आपने क्या करा, अपना एशे का एक तरीके से प्लांटेशन कर दिया। अब यहां से आपको इसे उठाना है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आपके पास में आता है, टॉपिक आपने चूज करने के बाद में अब जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपने सब टॉपिक्स में डिवाइड करने के बारे में सोचना है। एक मेन टॉपिक हो गया, अब आप इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करें कि क्या इस एक टॉपिक के 4-5, मतलब अगर आप 5 सेगमेंट बना लेते हैं ना, 5 सेगमेंट यदि आप बना लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट है। 5 सेगमेंट में आप बड़े आराम से 500 शब्द लिख सकते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ लिख सकते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन, और ऐसा कि हर एक सेंटेंस अपनी एक अच्छी मीनिंग लेके आएगा, और पढ़ने वाला जो भी इवेल्युएटर रहेगा उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे पढ़ के कि यार ठीक है मतलब बहुत जनरल जनरल लिखा होगा। तो आप कम से कम 4 से 5 सब टॉपिक में आपको इसने डिवाइड करना है, जो आपके पास जो आपने जो भी विषय चुना है। इससे क्या फायदा होगा कि इससे जो आउट ऑफ वर्ड्स वाली बात होती है ना कि मैं आउट ऑफ वर्ड्स हो जाऊंगा, 1-1.5 पेज के बाद मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि मैं आगे क्या लिखूं, ये आपके साथ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ एक समस्या बार बार आती है जिसको हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि सर हम हेडिंग दे कि ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे
4-5 भाग में बांटने कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हेडिंग दे के लिखें कि ना दे के लिखें। आप हेडिंग दे के न भी लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना हेडिंग दे ये लिखें। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये क्लियरिटी रहेगी कि मुझे 5 अलग-अलग, माने 5 बार मुझे पैराग्राफ चेंज करना है और 5 अलग-अलग एस्पेक्ट के बारे में मुझे लिखना है, भले मैं हेडिंग नहीं दे रहा, हेडिंग न भी दे रहा है, फिर भी आपके पास दिमाग में ना एक पार्टीशन क्रिएट रहेगा। जैसे वो होता है ना कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, तो हम जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो मान लीजिए उसमें 500 जीबी की मेमोरी है या 700 जीबी की मेमोरी, तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं। उसे हम लोग ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, 5 ड्राइव में बांट देते हैं। हम कहते हैं कि ए ड्राइव हमारा सॉफ्टवेयर के लिए रहेगा, बी ड्राइव हमारा ऑफिस के वर्क के लिए रहेगा, सी ड्राइव हमारे पर्सनल वर्क के लिए रहेगा, डी ड्राइव गानों और मूवीज के लिए रहेगा, ई ड्राइव बच्चों के लिए रहेगा। ऐसा करके हम 5 ड्राइव में बांट देते हैं। मतलब तो इससे क्या होता है कि चीजों को बहुत ही सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो जब हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, बी ड्राइव खोला और खोल के हमने देख लिया, वो वही चीज हम देख पाए, सी ड्राइव में हम खोल के वो चीज देख पाए। उसी प्रकार से यदि आपने जैसे विषय आपको मिला, तो विषय मिलते ही आपने विषय को अलग अलग उप विषयों में बांट दिया, सब टॉपिक्स में आपने उसको बांट दिया। इससे क्या हुआ कि आपके पास एक क्लियरिटी आ गई, ठीक है मुझे अब इस सब टॉपिक्स में मुझे मेरे एसे को लिखना है। तो एसे के टॉपिक को चूज करते वक्त यह भी आपको ध्यान रखना है कि क्या जो टॉपिक आप चूज कर रहे हैं उसको आप इस तरीके से अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जो सब टॉपिक्स में डिवाइड आप कर पाएंगे उसके लिए आपके पास कंटेंट है कि नहीं। ये थोड़ा सा भले ही इसमें आपका समय लगे, 2-3-4 मिनट का समय लगे, चलेगा, इतना समय आप दे सकते हैं। लेकिन यदि ये चीजें एक बार क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई, आपका बिल्कुल एक तरीके से आपका रोड मैप बना देगा, आपका पाथ क्रिएट कर देगा। और जब रोड मैप बन गया, आपका पाथ क्रिएट हो गया, तो चलना आपके लिए बहुत आसान है। और फिर वो 500 शब्द का जो एक समस्या हमारे सामने आ रही है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि एग्जैक्ट 500 शब्द कैसे होगा, ये आपको कैसे पता लगेगा, आप शब्द गिनते तो बैठेंगे नहीं। तो क्या एक टारगेट लेकर के चलेंगे कि आपका लगभग लगभग 500 शब्द हो जाएगा। तो मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, शायद मैंने पिछले सेशन में भी ये बात मैंने आपको बताई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता रहा हूँ, जो कि अक्सर गलती सब लोग करते हैं, अक्सर गलती सब लोग करते हैं। वो बात ये है कि हम लोग ना, एक हमारे दिमाग में चलता है, मतलब 2-3 चीजें होती हैं। एक क्या है कि 4 टॉपिक दिया है ना, तो इसमें से यार ये 2 टॉपिक तो बहुत कॉमन टॉपिक है, मतलब ये इस पे तो लगता है सब लिखेंगे, तो मैं इस पे नहीं लिखूंगा, तो कुछ अलग से लिखूंगा, कोई बिल्कुल अलग सा टॉपिक लिखूंगा। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि आप इस बात को समझें, इवेल्युएटर को ना कॉमन टॉपिक से, स्पेशल टॉपिक से, स्पेसिफिक टॉपिक से ना, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको इस बात से भी मतलब नहीं है कि बाकी लोगों ने क्या लिखा है जब वो आपकी कॉपी जांच रहा है। उसको केवल इस बात से मतलब है कि आपने क्या लिखा है। आपने बहुत ही कॉमन टॉपिक लिखा है, जैसे एयर पॉल्यूशन मान लीजिए, एक टॉपिक आपको मिल गया एयर पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर, ऐसा करके एयर पॉल्यूशन करके टॉपिक आ गया। आपको लगता है तो बहुत कॉमन टॉपिक है, सब लिखेंगे, तो लिखने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज, ये गलती मैं बिल्कुल आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपको साझा कर रहा हूं, ये गलती आप कभी ना करेंगे। एग्जैक्टली यूनिक बनाने के चक्कर में ये कभी ना करना है, कभी भी नहीं करना है कि मुझे मेरा मेरा अच्छा। दूसरी एक तो ये हो गया कि टॉपिक चूज करने में कि मैं एकदम से यूनिक टॉपिक चूज कर लो, यूनिक के चक्कर में ऐसा चूज कर लिया कि आप उसमें लिख ही ना पाए, और आपको लगे कि मैं यूनिक लिख दूंगा तो मेरे को ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। कदापि नहीं, कतई नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, वो 4 टॉपिक चारों के वेटेज बराबर है इवैल्यूएटर के लिए। चाहे अगर 2000 लड़के लिख रहे हैं, वो 2000 लड़कों ने मिलकर एक ही टॉपिक पे लिख दिया, इवैल्यूएटर को क्या फर्क पड़ता है, वो एक ही टॉपिक पे वो आपकी कॉपी जांच करेगा। मार्किंग आपको इस पे नहीं मिलने वाली है कि आपका टॉपिक कितना यूनिक है, कितना कॉमन है, नहीं। आपको मार्किंग इस पे मिलने वाली है कि आपने अपने टॉपिक में लिखा क्या है, आपका कंटेंट क्या है। दूसरी बात, अभी तो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, दूसरी मैं कंटेंट के ऊपर आ रहा हूं। कंटेंट में भी कई बार हम सोचते हैं, मैं आ रहा हूं तुषार जी, कंटेंट के बारे में भी कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये एयर पॉल्यूशन, ये सारी जो सामान्य बातें हैं तो सब लिख देंगे, मैं क्यों ना कुछ अलग लिख दूं, मतलब टॉपिक अलग उठाऊं, अनकॉमन सा, यूनिक सा, वो एक बात हो गई, नहीं नहीं करना है। दूसरी बात,
कि चलो ठीक है कॉमन टॉपिक तो उठाया, लेकिन उसमें बातें में कुछ यूनिक सी लिख दूं, ऐसे लिख दूं कि वो कोई ना लिखे। तो ये गलती भी नहीं करनी है। उस बारे में, उस विषय के बारे में जो भी प्रिवेलिंग चीजें हैं, जो भी कॉमन बातें हैं, जितना आप जानते हैं अच्छे से, अगर फैक्ट आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही होना चाहिए वो फैक्ट, है ना, ऑथेंटिक फैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए लिखने के लिए। उसको आपको बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना है, आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। यूनिकनेस का इसमें कहीं कोई मार्क्स नहीं है, इसके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा। तो ये एक कॉशन हमेशा मैं आप लोगों को देता हूं, और इस कॉशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे का टॉपिक चूज कर रहे हैं या आप ऐसे लिख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं इस बात पे कि भाई 500 सर 500 शब्द कैसे पता लगे। उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपकी प्रेजेंटेशन ये उससे ही कनेक्टेड है कि आपके जो मार्किंग, जो इवेल्युएशन आपका होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी प्रेजेंटेशन का होता है कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं ना, वो किस तरीके से लिख रहे हैं। मतलब किस तरीके से, मतलब मेरे कहने का ये है कि जब आपकी कॉपी खुलेगी इवेल्युएशन के लिए, तो उस पे ना आपका नाम लिखा रहेगा। जैसे आपको लगता है कि मेरा नाम तो बहुत सुंदर है, मतलब मेरा नाम है रितु कनुप्रिया, कितना अच्छा साहित्यिक नाम है, तो मेरा नाम देख के ही एग्जामिनर शायद थोड़े मतलब प्रभावित हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम तो लिखा ही नहीं रहेगा, आपकी फोटो भी नहीं लगी रहेगी। क्या उसमें लिखा रहेगा? केवल और केवल आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। तो फिर आप अपने आप को अपनी कॉपी में किस चीज के जरिए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस चीज के जरिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका जो आपकी जो ऐसे लिखने की जो प्रस्तुति है, उसके जरिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जैसे ऐसे चेक कर रहा हूँ, कई सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं, इतना कैजुअल लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम से रफ कॉपी पे लिख रहे हैं। आपने भी जब पढ़ाई करा होगा, आपने स्कूलिंग करी होगी, उसमें एक आपकी रफ कॉपी होती होगी, एक आपकी फेयर कॉपी, हम लोग उसको फेयर कॉपी बोलते थे, आप लोग जो भी उसको बोलते हो, मतलब अलग अलग विषय की, ये केमिस्ट्री की फेयर कॉपी है, ये फिजिक्स की फेयर कॉपी है। उसमें वही क्वेश्चन हम लोग बहुत सुंदर तरीके से उसकी हेडिंग अलग रंग से दे करके और फिर उसका आंसर ब्लू पेन से ऐसा लिख करके सजा के लिखते थे। इसका कोई रिलेशन आपकी हैंडराइटिंग से नहीं है। आप बिल्कुल भी मेरी इस बात को हैंडराइटिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैं आपको अच्छी हैंडराइटिंग लिखने के बारे में बता रहा हूँ, नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप जो भी लिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट पढ़ने में आना चाहिए। कैसे होगा? एक लाइन जो होती है ना, जो जो कॉपी मिलती है हमें एसएससी में, उसमें एक लाइन में अमूमन हम लोग 10 शब्द लिखते हैं, 10 शब्द हम लिख सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग उतनी सुंदर नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें 10 शब्द लिखें, आप उसमें 7 भी लिख सकते हैं, आप 6 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-7 शब्द लिखने का आप अभ्यास करें, थोड़ा शब्दों के बीच में अच्छा स्पेस छोड़। हिंदी लिखते वक्त विशेषकर क्या होता है कि हिंदी में हमें जब हम ई की मात्रा देते हैं तो मात्रा हमारी ऊपर जाती है लाइन से, और जब हम ऊ की मात्रा देते हैं तो मात्रा हमारी नीचे जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले शब्द में हमने ऊ की मात्रा दे दी है और नीचे वाले शब्द में हमने बड़ी या छोटी ई की मात्रा दे दी है, तो ऊ और ई एक दूसरे में जाकर के मतलब बिंगल हो जाते हैं। तो जो सुंदर लिखता है, साफ लिख रहा है, उसका तो समझ में आता है बिल्कुल क्लियर क्लियर, लेकिन जो थोड़े घसीट घसीट के लिखते हैं, उनका एकदम से ऐसे आपस में मिलजुल के ना वो वक्र रेखाएं बन जाती है दुनिया भर, और वो कई बार पढ़ने में नहीं आता है। तो आप दो शब्दों के बीच एक सफिशिएंट दूरी मेंटेन करें। आप 6 से 7 शब्द भी यदि आप लिख रहे हैं एक पंक्ति में, चलेगा, कोई दिक्कत की बात। हिंदी लिखते वक्त आप ये ध्यान रखें ना कि जो मात्राएं हैं वो मात्राएं एक दूसरे को बहुत ज्यादा ओवरलैप ना करें। थोड़ा करेगा ठीक है, थोड़ा नजदीक चला गया ठीक है, पर ये नहीं कि एक दूसरे के अंदर वो घुसी जा रही है, पूरी ओवरलैप कर रही है, ये ना करें। लगभग लगभग मान के चलें कि एक पेज में 20 के आसपास आपका 20 लाइनें होती हैं, 18 लाइनें होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर आपको लगे कि नहीं सर 18 नहीं 10 ही होती है, 15 ही होती है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एसएससी का जो पेपर हमें मिलता है उसमें 18 से 20 लाइन जो है एक पेज में होता है जो आपको मिलता है। तो एक पूरा एक तरफ शुरू होता है तो पहले तो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो पहले पेज में तो लगभग आप मान के चलें कि आधा से थोड़े कम में तो क्वेश्चन ही हो जाता है। आधा या आधा से थोड़ा ज्यादा आपको मिलता है फर्स्ट पेज में, उसके बाद फिर आपको बाकी खाली पेज मिलता है। तो उसमें लगभग लगभग 20 लाइनें होती हैं, और प्रत्येक लाइन में अगर आप 7 से 8 शब्द लिखते हैं तो कितना हो गया? लगभग
150 के आसपास शब्द जो है आप एक पेज में अगर आप लिखें 150, 160, 170, तो क्या होगा ना कि आपकी जो क्लैरिटी है, मतलब शब्द जो है ना वो बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगे। और यदि आप 160 ही मान के चले तो 3 पेज यदि आप ऐसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 3.5 पेज, तो आपका यदि हम 150 मान के चलते हैं, मान लीजिए, तो 150 पेज में कितना हो गया, 15 या 45, 3 पेज, 3 से 3.5 पेज में आपका 500 शब्द आ जाएगा। तो आप अगर मैं कहूं तो 3 पेज का आप एक टारगेट रख के चले कि 3 पेज में हम अपना ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आधे पेज में आपका क्वेश्चन है तो आधा पेज वह हो गया, और उसके बाद में 1, उसके पीछे 2, उसके पीछे 3, तो तीसरे में यदि आप पूरा लिख सकते हैं तो पूरा लिख ले, नहीं तो उसको बीच में कहीं ला करके भी खत्म भी कर सकते हैं। तो ये एक आप अपना टारगेट बना करके चले कि मुझे 3 पेज में मेरा ऐसे लिखना है, 3 पेज में यदि आप अपना ऐसे लिखते हैं तो लगभग लगभग 500 शब्द आपके हो जाएंगे। शब्दों के बीच के गैप को आप प्रॉपर मेंटेन करें। जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, यदि आप बिना हेडिंग दिए लिख रहे हैं, तो वहां पे आपका पैराग्राफ चेंज किया हुआ स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया हुआ है। और अगर संभव हो तो जहां पैराग्राफ चेंज करें वहां पे बीच में एक लाइन छोड़ दें, मतलब यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, बीच में एक लाइन छोड़ दें, फिर लाइन छोड़ करके और उसके बाद अगली लाइन से आप आगे जगह छोड़ करके फिर लिखना शुरू करें। इससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा कि एक सेगमेंट आपने यहाँ करा, फिर एक सेगमेंट आपने यहाँ करा। मैं तो खैर, मेरा तो हमेशा से ही शुरू से ये स्टैंड रहता है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि संभव है तो आप मतलब हेडिंग डाल ही दे, है ना, हेडिंग डाल दे। ज्यादा उसको काला पीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक हेडिंग डाल दे, डैश करें और आप लिखते चले जाए। तो उससे क्या होता है कि एक ना ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा ये पैसेज इस चीज के बारे में लिखा गया है, यहाँ फिर इसके बारे में ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं, यहाँ पे इसके बारे में कुछ समाधान सुझाए गए हैं। तो कई बार उसको पढ़ने का कि चलो थोड़ा उसको हम ठीक से पढ़ लेते हैं, तो ये एक एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो आपकी मार्किंग होती है, तो प्रेजेंटेशन पे आपकी एक अच्छी खासी मार्किंग होगी। आपके मार्किंग की शुरुआत जो होगी ना वो यहीं से होगी, यहीं से शुरुआत होगी। कैसे कैसे मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, अगर आप कैसे बोल रहे हैं यहीं से शुरुआत होगी, इसलिए कि जब आपकी कॉपी खुलेगी तो सबसे पहले इवेल्युएटर को क्या दिखेगा, सबसे पहले वो क्या देखेगा, आपका प्रेजेंटेशन। तो पहला इंप्रेशन उसके दिमाग में आपके प्रेजेंटेशन से जाएगा। और आप एक बात और समझें कि 50 नंबर उसके पास रहता है देने के लिए आपको एक ऐसे के ऊपर। तो जैसे आपकी कॉपी खुलेगी ना, तो उसके दिमाग में ना एक मोटे मोटे तौर पे ना वो ये बैठ जाएगा कि ठीक है कितने, मतलब वो 50 में उसको लग जाएगा 30, 32 या 20, 22 या 25, 27 या 35, 37। तो कैसे होगा, वो आपके प्रेजेंटेशन से होगा। दिखने में साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिखेगा तो एक फायदा और होगा कि अगर आप वर्तनी त्रुटि करते हैं तो अगेन ये आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव पक्ष है जो आपको नहीं करना है। तो आपकी वर्तनी त्रुटि नहीं दिखेगी, आपके स्पेलिंग एरर नहीं दिखेंगे। ये आपका दूसरा सेगमेंट है जिसपे आपकी मार्किंग होती है। आपकी वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के ऊपर बिल्कुल मार्किंग होती है। अगर आप वर्तनी अशुद्धियां नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए पॉजिटिव मार्किंग के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, यदि आप स्पेलिंग एरर नहीं कर रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव मार्किंग के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो एक आपके मार्क्स का एक अच्छा खासा सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये आपके लिए अगेन फिर अब आपने साफ लिखा ही नहीं है, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में थोड़ी उसको मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये जो आपका कौशल है कि आप स्पेलिंग एरर नहीं करते हैं, आप वर्तनी गलत नहीं करते हैं, ये तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसके जो आपको मार्किंग मिलनी है वो कहीं ना कहीं वो आपकी रह जाएगी मार्किंग। तो जो हमें इवेल्युएटर को, मतलब इवेल्युएटर जब आपका कॉपी जांच कर रहे हैं तो उनको हमें जिन चीजों से स्ट्राइक करना है वो क्या क्या है। पहला हमारा प्रेजेंटेशन, दूसरा हमारी वर्तनी, ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरा क्या, हमारा सेंटेंस कंपोजिशन, और फिर हम आते हैं हमारा कंटेंट। ठीक है, जो विषय वस्तु हम लोग लिख रहे हैं, तो ये 4 चीजें हैं। और फिर आखिर में हम आते हैं तथ्य कि हम कितने सारे फैक्ट, कितने सारे डेटा हम उसके बारे में दे रहे हैं। बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। विशेषकर इस एग्जाम के लिए तो मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आप कितना ज्यादा डेटा दे रहे हैं।
कितना ज्यादा आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। क्योंकि यहाँ पर आप एक भाषा से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, आप एक भाषा अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप एक ऐसे पद पे जा रहे हैं जहां पे आपके लिए आपका जो कर्तव्य है उसका एक प्रमुख जो भाग है वो क्या है, भाषा से संबंधित आपको ड्यूटीज करनी है। तो भाषा पे कितनी पकड़ है आपकी, वर्तनी पे कितनी पकड़ है आपकी, सिंटेक्स पे कितना पकड़ है आपका, ग्रामर पे कितना पकड़ है आपका, इन चीजों को ज्यादा महत्ता दी जाती है इस एग्जाम के ऐसे राइटिंग में भी। यही स्किल जांच करने का प्रयास किया जाता है, रेदर देन कि आप कितना एनालिटिकल या कितना मतलब कंटेंट जो है नॉलेज बेस्ड कंटेंट कितना ज्यादा आप दे रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा आपके ऐसे। है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, और रहेगा तभी आप अपना 500 शब्द लिखने भी तो है, तो उसके लिए कंटेंट चाहिए। लेकिन उस कंटेंट के जरिए आपको अपने ये सारे कौशल जो मैंने आपको बताया इसको आपने दिखाना है, और यहीं से आपको नंबर फेच करने हैं, क्योंकि कंटेंट के 20 नंबर है और बाकी 30 नंबर आपको कहां से मिलने हैं। बाकी 30 नंबर जो है वो आपको मिलेंगे आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपके वर्तनी के ऊपर, और आपके सिंटैक्स और ग्रामेटिकल जो भी आपका कंटेंट है और एस्पेक्ट है उसके ऊपर। इसके ऊपर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे और 20 मार्क्स आपको कंटेंट पे मिलेंगे। तो ये सभी पूरा 50 का 50, यदि आप हर सेगमेंट को टच करके अपना ऐसे लिखते हैं और हर जगह से आप नंबर फेच करते हैं, तभी तो सबको मिलाकर के ओवरऑल आप 35-37 के पास जाएंगे या 40 के पास जाएंगे। यदि उसमें से कुछ भी छूट जाता है, क्योंकि कंटेंट तो रहेगा, 20 नंबर कंटेंट का है, कंटेंट तो सबके पास रहेगा भाई, आपको कुछ ना कुछ लिखना तो रहेगा ना, विषय वस्तु तो सबके पास रहेगी। लेकिन जो फर्क डालेगा वो ये बाकी के 30 नंबर है, यानी कि आपका प्रेजेंटेशन, आपकी वर्तनी, और आपकी वाक्य संरचना, आपका शब्द संयोजन, आपकी भाषा, और आपका लिखने का प्रवाह, ये सब चीजें मिलकर के ये 30 मार्क्स आपकी बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा फैक्टर डालता है, क्योंकि 20 नंबर जो है वो तो लगभग सबके कंटेंट रहेंगे, सब लोग लिखेंगे कुछ ना कुछ कंटेंट, तो सब लोग लिख करके और 500 शब्दों को पूरा करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम ऐसे लिखते हैं, न कि सिर्फ 31 दिसंबर को हमें ध्यान में रखना है, बल्कि उससे पहले भी जब हम लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो इस अभ्यास के दौरान भी हमें इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके अपने ऐसे लिखना है। इसलिए मैं अब आगे और भी कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें और भी डिस्कस करने के लिए है, लेकिन जितनी बातें हमने आज करी, फिर हम करेंगे इस तरह के जो अप्रोच बेस्ड सेशन हम आगे और भी करेंगे, बेस्ड ऑन जो आप लोग लिख रहे हैं उसको देखते हुए। तो अब जो आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि कल के बाद जितना भी ऐसे आप लिखेंगे प्रतिदिन वाले, जो हमारा डेली का असाइनमेंट होता है उसमें, और जो हम मॉक टेस्ट करते हैं उसमें भी, तो उसमें आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे। मतलब आज के सेशन से आप एक शब्द पिक कीजिए, प्रेजेंटेशन, आपका 10 नंबर, 10 नंबर अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब 10 नंबर आपके बन गए। कंटेंट के 20 हैं, तो कंटेंट के 20 में से आप मान के चले 10, 12, 14, किसी ने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा तो 15 मिल जाएंगे, उसको 16 मिल जाएंगे। आपके थोड़े कम होंगे तो 10 मिलेंगे, उससे कम किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 500 शब्द लिखोगे तो आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही ना, तो वो तो आपके 10 हो गए। अब बाकी इस 30 में से यदि आपको 20 से 25 उठाने हैं, 20 उठाने हैं, 22 उठाने हैं, 25 उठा सकते हैं। कैसे? आपने वर्तनी गलती नहीं करी, कहीं गलती नहीं करी, आपके 10 नंबर हो गए। स्पेलिंग एरर नहीं किया यदि आपने अंग्रेजी में और हिंदी में वर्तनी का मिस्टेक नहीं किया, तो 10-10 नंबर आपके बन गए। यदि आपका सेंटेंस कंपोजिशन सही है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है कहीं पर भी, 10 नंबर और बन गए आपके। और प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि प्रेजेंटेशन में 10 के 10 बन जाएंगे, 10 के 10 उनके बनेंगे जिनकी हैंड राइटिंग भी सुंदर है। लेकिन यदि आपकी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं भी है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी आप 5-6 नंबर ला सकते हैं उसमें। कैसे ला सकते हैं? साफ साफ लिखकर, शब्दों के बीच में थोड़ा गैप दें, स्पेस आपके पास है, स्पेस भरपूर ले, कंजूसी ना करें, और पूरी तरीके से पूरे स्पेस में आप जो है 3 से 3.5 पेज में अपना ऐसे लिखें। आ रही है बात समझ में? तो अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इसी थीम पे आगे प्रैक्टिस करेंगे, और मैं इस चीज को हम देखेंगे आगे। मैं देखना चाहूंगा कि आगे जो भी आप लोग ऐसे लिख रहे हैं उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो,
ठीक है। और बाकी जो है हम वर्तनी वगैरह के ऊपर तो खैर आप लोग काम कर ही रहे हैं, वर्तनी और आपके बाकी जो लैंग्वेज के अन्य कंटेंट है उसके ऊपर आप लोग काम कर ही रहे हैं। कंटेंट के बारे में, कंटेंट आप लोग मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, प्लस साथ में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो वो सारी चीजें हैं उसको करना है। एंड लेट अस सी कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करके हम कितना इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, सो हम आज इतनी चर्चा करेंगे इसके बारे में। कोई प्रश्न हो तो आप लोग बताएं और फिर हम सेशन को कॉल ऑफ करेंगे। कल जो है हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बातें हम करेंगे, ऐसे को लेकर के कुछ और बातें हम करेंगे। अच्छा, अनुवाद में भी हमें ध्यान रखना है। जब हम अनुवाद करेंगे तो उसमें हमें अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से ध्यान रखना है, और अनुवाद करते वक्त भी हम अपने प्रेजेंटेशन, और ये जो मैं 30 मार्क्स की बात की, अनुवाद में भी है, वहां भी 20 से 25 ही आपके एक्चुअल ट्रांसलेशन पे आपको मार्क्स मिलते हैं, बाकी 30 मार्क्स आपके वहां भी इन चीजों के लिए रिजर्व है। उसको हम कैसे वहां से हम मतलब उसको हम कैसे ले सकें, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकें, उसमें से मैक्सिमम स्कोरिंग कैसे कर सकें, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई किसी का क्वेश्चन हो आज के सेशन से संबंधित तो बताएं, और नहीं है तो फिर सेशन को खत्म करते हैं। सर वो क्वेश्चन बता दीजिए सर, कौन चैट सा? बॉक्स में। सर वो जो आप 5 सेगमेंट की अच्छा, बात आप की ये सर। कह रहे हैं कि 5 सेगमेंट, देखिए 5 मैंने एक मतलब ऐसा मैंने जी 5 सर। कह दिया तो इसका मतलब नहीं कि पत्थर की लकीर है कि 5 ही होंगे। 5 के 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि जितना ज्यादा सेगमेंट आप उठाएं, भले एक सेगमेंट में आप कम ही लिखें चलेगा, सेगमेंट ज्यादा हो तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सर तो उसमें कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन रह ऐड सकता है, रह करके। सकता है, हाँ बिल्कुल रह सकता है। भाई और आप सर किसी इंट्रोडक्शन। टॉपिक उठाएंगे तो एक परिचय तो आप देंगे ही, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन दो तरह के होते हैं, एक तो कंक्लूजन प्योर ऐसा होता है कि आपका कंक्लूजन क्या है, और एक दूसरा ओवरऑल सब्जेक्ट का कंक्लूजन क्या है। तो आप कंक्लूजन भी दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं, मतलब आपकी अपनी कोई राय, जैसे मान लीजिए कि ऐसा पूछ दिया, महानगरों में ट्रैफिक की समस्या, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे आपसे ऐसे पूछ लिया, महानगरों में ट्रैफिक की समस्या पे आपको निबंध लिखने के लिए कह दिया। उसमें बोल दिया महानगरों में ट्रैफिक की समस्या, चुनौतियां एवं समाधान। तो चुनौती क्या है आप बताएंगे, समस्याएं क्या है आप बताएंगे, और आपसे पूछा आप समाधान बताओ। तो आपके दिमाग में कोई बहुत खतरनाक वाला आइडिया है, यार ये वाला आइडिया अगर लागू हो जाए ना तो ट्रैफिक तो हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए, तो आप लिखिए आतंकवाद, समस्याएं एवं चुनौतियां, या समस्याएं एवं समाधान, चुनौतियां एवं समाधान। या आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत चर्चित टॉपिक है, मान लीजिए पूछ दिया गया, बहुत संभावना है। तो आपको क्या लगता है, आपके अपने विचार क्या है? अच्छा, उन विचारों में आपको बिल्कुल रेडिकल नहीं होना है, जो आपको विचार रखने हैं वो बिल्कुल रेडिकल होके आपको अपने विचार बिल्कुल मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि एक पक्षीय होके आप अपना विचार रख रहे हैं। आपके विचार लगने चाहिए कि आपके अपने मूल विचार हैं, प्रभावित विचार नहीं लगने चाहिए। अगर इस तरह के टॉपिक पे आप अपने विचार रख रहे हैं तो वो आपने लिखा, और फिर आपने एक तो आपने क्या ओवरऑल कंक्लूजन लिखा, और एक उसमें आपने अपना एक सुझाव कह सकते हैं वो आपने दिया। तो आप इसको दो हिस्से में भी लिख सकते हैं, और मैं तो हमेशा इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना विचार जरूर लिखें और सबसे आखिर में लिखें, और उसे एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करें, एक सकारात्मक सेंटेंस के साथ। आपका एक सकारात्मक सेंटेंस या एक अपील है ना, एक अपील हम बोल सकते हैं के साथ में आपका ऐसे खत्म हो तो वो बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। या एक सकारात्मक कह सकते हैं कि दृष्टिकोण के साथ में आपका निबंध खत्म हो रहा है, तो हमेशा से वो जो है अच्छा प्रभाव डालता है। जो आपका निबंध जो पढ़ रहे हैं, जो आपको मार्किंग दे रहे हैं कि नहीं, इस बच्चे की जो सोच है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच है। सर इंट्रोडक्शन लिखते टाइम ऊपर में इंट्रोडक्शन देके कॉलम दे देना ठीक रहेगा सर? दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं। अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि आप जी शुरू सर। करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को तो आप इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे। भाई निबंध आप शुरू करेंगे तो पहले बॉडी तो लिखेंगे नहीं, आप इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे।
तो अगर आप जी नहीं सर। भी लिख के देते हैं तो समझ में मतलब वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि हाँ वो आपका इंट्रोडक्शन ही है। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसको इंट्रोडक्शन के रूप में ही ले माना जाएगा कि आपने इंट्रोडक्शन ही लिखा है शुरू, और आप वही लिखेंगे। और सर टाइटल देना तो ऐसे में सर जरूरी होता है, जो टॉपिक लिख रहे हैं ऊपर में पहले टाइटल दे दें बिल्कुल फिर देना, ऊपर। बिल्कुल जरूरी नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि 4 टॉपिक आपके ऊपर दिया रहेगा, नीचे आपको उत्तर लिखना रहेगा, तो आप उसमें लिखेंगे ना ख, जी सर, पिछले साल मेरा छूट है गया ना, था। ख लिखेंगे। विश्व में आतंकवाद, चुनौतियां और समस्याएं, चुनौतियां और समाधान, वो आपने लिखा, अंडरलाइन किया, फिर उससे एक लाइन छोड़ करके आपने लिखना शुरू किया। वो तो बिल्कुल लिखना है आपको। ऐसी गलती भूल के ही मत कीजिएगा कि बिना टाइटल दिए ही आपने लिख दिया। कम से कम जी अगर सर। आप टाइटल नहीं देना है, समय की कमी हो रही है या कुछ ऐसा है, तो कम से कम वो नंबर तो जरूर लिख देंगे, ख ग घ, कौन सा आप लिख रहे हैं, है जी ना। सर, पिछले साल मैं नंबर ही लेके लिखा था सर, इसलिए इस साल यहाँ पे मतलब हूँ। अगर समय नहीं है तो नंबरिंग देके लिख लीजिए, समय है तो आप दीजिए, जरूर दीजिए। और मुझे यदि लग रहा है कि आप लोग 500 शब्दों में यदि लिखने का अभ्यास करें, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो बिल्कुल समय की कमी आपको नहीं होगी। और कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे बहुत पास पास जो लोग मतलब बहुत लोग क्या होते हैं ना, शब्दों को बहुत पास पास लिखते हैं, वो एक लाइन में ना 12-13 शब्द भी हटा देंगे, आ जाएगा आराम से। तो उनका क्या है ना, 500 शब्द 1.5 पेन में पेज में ही खत्म हो जाएगा, तो उनको लगता है कि बहुत छोटा लिख दिया मैंने, तो यार बहुत छोटा लिख दिया, नंबर मिलेंगे, उनको अपने आप पे डाउट हो जाता है, तो यार एक पेज में ही खत्म हो गया। एसएससी आपको पेज वाइज लिखने के लिए थोड़ी बोलती है कि 3 पेज में लिखिए या 5 पेज में लिखिए, वो क्या बोलते हैं 500 शब्दों में लिखिए। अच्छा सॉल्यूशन ये है, शब्दों के बीच में थोड़ा गैप रखिए। भाई आप अगर 2 पेज छोड़ ही देंगे तो आप कौन सा पेपर बचा के और पर्यावरण पे कोई क्या बोलते हैं उपकार कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, कि वो तो पेपर वैसे ही लग चुका है ना। तो आपने क्या प्रयास करना है कि जितना पेज दिया है दूर दूर लिखो, ज्यादा नहीं लिखना है, मैंने कहा तो ज्यादा लिखो, 500 शब्द लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को थोड़ा रखो। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आपका अभी पड़ेगा, अभ्यास के दौरान आपको ज्यादा पेज खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही सकारात्मक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है एक लाइन छोड़ के नहीं, एक लाइन छोड़ के मत लिखिए, उसमें फिर कम पड़ जाएगा आपके लिए, जगह कम पड़ जाएगा, है ना, जगह कम पड़ जाएगा, और वो थोड़ा सा नहीं, उतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है। हमने हमने प्रयास किया है ना, बट नहीं लगता है वो। आप लाइन छोड़ के मत लिखिए, जैसे दो, मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक लिखा, अच्छा उसका एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, कि जैसे आपके पास जब आपने अपना विषय चूज किया ना, तो आपने विषय को मान लीजिए 5 सेगमेंट में, 6 सेगमेंट में, 7 सेगमेंट में मैक्सिमम बांट दीजिए, ठीक है। तो जितने सेगमेंट में आप बांट रहे हैं और छोटा छोटा लिखने का प्रयास कीजिए, ऐसा जैसे आपने एक सेगमेंट लिखा, जैसे आपने लिखा मान लीजिए टॉपिक है विश्व में आतंकवाद, समस्याएं और चुनौतियां, या भारत में आतंकवाद समस्या, तो आपने लिखा, पहले तो आपने आतंकवाद क्या है उसका आपने दिया, फिर आपने दिया कि आतंकवाद शुरू कहां से हुआ, ठीक है। तो आपने एक किया आतंकवाद शुरू कहां से हुआ, उसकी पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई, फिर आपने क्या दिया कि क्या क्या कारक है जो इसको बढ़ा रहे हैं। तो अब जैसे आपने शुरू कहां से हुआ उसको लिखा 3-4 लाइन, फिर एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर वहां से क्या लिखा कि क्या क्या कारक इसको बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कारकों में आप 5 कारक का उल्लेख करना चाह रहे हैं कि इन 5 कारकों की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आपने ऊपर 2-3 लाइन में लिख दिया कि आतंकवाद बढ़ने के ये कारक हैं, या जो भी थोड़ा सा करके आपने। तो पहला कारक मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं, मतलब जैसे आप एजुकेशन, शिक्षा लिखना चाहते हैं कि शिक्षा का अभाव जहां पे है वहां पे आतंकवाद ज्यादा फल फूल रहा है, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो आपने शिक्षा लिखा, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, 2 लाइन बस लिखना है, शिक्षा के अभाव के चलते ऐसे करके आपने 2 लाइन लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के आपने मान लीजिए अगला आप लिखना चाहते हैं कि धर्म को यदि आप मान लीजिए अगर उसमें एक फैक्टर बनाना चाहते हैं किसी तरीके से, तो राजनीति को यदि आप कोई फैक्टर उसमें बनाना चाहते हैं कि राजनीतिक पॉलिटिकल गेन के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप ऐसा चाह रहे हैं कि आप ये लिखना चाह रहे हैं कि भाई वैश्विक स्तर पे जो बड़ी शक्तियां हैं वे चाह रही हैं कि आतंकवाद लगातार बना रहे, ताकि उनका अपना जो भी उसको लेकर के किसी तरह का कोई जो भी उनके अपने कह सकते हैं कि मतलब उनके अपने जो हित हैं वो इससे साधना चाह रहे हैं,
उसका वो एक आपका कारक। तो ऐसे मान लीजिए कि 5-6 कारक आपके दिमाग में आए, तो आपने वो 5-6 कारक लिखे, तो हर जब आपने एक फैक्टर लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर तो वो इस तरीके से आप लाइन छोड़िए, तो वो मतलब दिखेगा, वो एक पैटर्न दिखेगा, सुंदर दिखने में भी लगेगा, और वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देकर के जाएगा। ऐसे पूरा निबंध आप लाइन लाइन छोड़ के लिखेंगे ना, तो फिर जब वो 2 पैराग्राफ के बीच वाला लाइन छोड़ेंगे वो पता ही नहीं चलेगा, या तो फिर 2 छोड़ना पड़ेगा, तो फिर खाली स्थान ज्यादा दिखेगा और शब्द आपके कम दिखेंगे पूरे पेज में। मतलब हॉलिस्टिक आप एक बार लिखने के बाद देखेंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा, फिर बच्चों वाला चीज लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपने लेवल की मैच्योरिटी भी तो शो करनी है अपने कॉपी के थ्रू कि आप एमए पास हैं, तो वो भी तो दिखाना है वहाँ। जी सर ये किसी भी एस्से में फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम वगैरह का अगर आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ, तो यूज करना दम बनाइए, सही। फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, जो बना सकते हैं बनाइए। समय यदि आपको अलाउ करता है कुछ भी बनाइए, ताजमहल, इंडिया गेट, संसद भवन, जो बना सकते हैं बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त बस ये है कि समय अलाउ करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि फ्लो चार्ट बनाने के चक्कर में पूरा जो है, क्योंकि ये चीजें ना सम टाइम टेकिंग होती है ना, तो अब उसमें हमें ये देखना है कि कितना समय हम, मतलब कितना जल्दी हम बना सकते हैं उसको, और वो कितना इम्पैक्ट डालेगा हमारे विषय से, कितना ज्यादा, कितना नजदीक है वो। जबरदस्ती क्या मैं फ्लो चार्ट बनाना है तो कहीं से घुमा फिरा के मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, मतलब कैसे भी कनेक्ट कर दिया मैंने फ्लो चार्ट को, बनाया और समय भी काफी लगा दिया, इट विल नॉट बी दैट इंप्रेसिव। अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है, एकदम सीधा, वह डेटा, फ्लो चार्ट आप क्या किसी डेटा का बनाएंगे ना कोई डेटा ही होगा फ्लो चार्ट का, तो आपको लगता है कि उस दिए हुए विषय से वह डेटा एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड, सीधा कनेक्टेड, और आपको उसके सारे फैक्ट बिल्कुल याद है और आप जल्दी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा। लेकिन जबरदस्ती कनेक्ट कई बार हम लोग करते हैं, तो इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट बनाना है, तो और कोई कॉपी में 500 रुपए का नोट रख के नहीं आएगा ऐसे के साथ में। चलिए ठीक है, सो आज के सेशन को और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और कल सुबह के लिए मैंने बता ही दिया आप लोगों को, यूपीएससी का जो सेशन है उसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट रहेंगे साहित्य से संबंधित, जो भी आपके डाउट रहेंगे आदिकाल का वे आप लोग क्लियर कर लेंगे। कल शाम को हम सेशन करेंगे बढ़िया सा, हम उसमें एक प्रॉपर विद प्लानिंग जो है, हम एक कंप्लीट प्लान, मतलब इट विल बी अ काइंड ऑफ फाइनल स्ट्रेटेजी ऑफ 35 डेज टाइम। 35 दिन है तुम्हारे पास, इन 35 दिनों का कैसे इस्तेमाल करना है बढ़िया तरीके से, ये आप लोगों को कल हम, मतलब एक प्लानिंग हम बनाएंगे, हम सब लोग मिल करके बनाएंगे। मैं थोड़ा लीड करूंगा उसको कि 35 दिन में प्रत्येक दिन हम किस तरीके से धीरे धीरे अपने अनुवाद को, अपने ऐसे को, पर वही है कि फॉलो आपने करना है। जो लोग फॉलो करेंगे गारंटेड अच्छा स्कोर करेंगे। तो कल हम करेंगे सेशन इससे संबंधित, और ये जो आज का सेशन है राइट अप्रोच टू एसे राइटिंग, इसको हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। ट्रांसलेशन के से संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, तो इसे हम कल शेयर करेंगे। परसों हमारा मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, तो ये प्लानिंग है। थैंक यू सो मच। चलिए शुभ रात्रि आप सभी। गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमारे बुक की प्री बुकिंग है वो आज खत्म हो जाएगी। कल से जो है वो प्री बुकिंग वाला लिंक काम नहीं करेगा, तो जितने भी लोगों को और करना है प्री बुकिंग वो आज ही कर लें। कल से जो है प्रोबेबली बुक की कीमत 225 रुपये हो जाएगी, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जैसे भी रहेगा, या लिंक के थ्रू भी रहेगा तो 225 रुपये हो जाएगा। तो इसीलिए आज तक के लिए है, तो आप में से तो मैक्सिमम लोगों ने शायद कर ही लिया है, मेरे ख्याल से सब लोग कर ही लिए हैं, कोई बचा नहीं है। पर फिर भी यदि आपके कोई मित्र हैं या कोई जानने वाले हैं, किसी के लिए आप चाहते हैं यदि कोई बुकिंग करना हो, आज का लास्ट डे है ना, तो आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।
Hello.